हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज क्रश। आज आपने मॉर्निंग में सबने एक न्यूज़ लिया होगा। न्यूज़ था आपका मैग्नीट्यूड 6.4 अर्थक्वेक हिट्स नेपाल, ट्रिमर्स फेल्ट इन दिल्ली एनसीआर रीजन। ये द हिंदू का न्यूज़ है, हम सब ने पढ़ा है। यदि इस न्यूज़ पे यदि हम गौर करें तो आज का जो टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो है अर्थक्वेक। ओके, सो यदि नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी का हिसाब से देखें तो आज ये जो अर्थक्वेक आया इसका जो एपिसेंटर था वो नेपाल में था एट द डेप्थ ऑफ 10 किलोमीटर। सी यहाँ पे मैंने मैप यहाँ पे दिया है, और ये मैंने नहीं, ये द हिंदू का ही मैप है जो हमने यहाँ पे लिया है, और ये नेपाल, और यहाँ पे एक आपको एपिसेंटर यहाँ पे दिखेगा। बेसिकली यहाँ पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रिमर्स जो आए ये क्यों आए। सी अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे यदि इनकी बात करें तो ट्रिमर्स आर एट्रीब्यूटेड टू द कंटिनेंटल कोलिजन ऑफ इंडिया एंड द यूरेशियन प्लेट। से हम सबको पता है कि ये जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया प्लेट, ये वाली जो ये एंटायर प्लेट है जहाँ पे मैं कर्सर दिखा रही हूँ, ये प्लेट का जो है इस यूरेशियन प्लेट पे क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। ओके, तो ये कोलिजन जो है कंटिनेंटल कोलिजन, और इसी कोलिजन की वजह से हमें ट्रिमर्स फील हो रहे हैं। दिस प्लेट्स आर कन्वर्जिंग एट द रिलेटिव रेट ऑफ 40 to 50 मिलीमीटर्स पर ईयर। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा फास्टली कन्वर्ज हो रहे हैं, पर हम सबको पता है कि जो हिमालयन माउंटेन है, जो जिसे हम कहते हैं कि वो यंग एज में है एंड वो भी एक कन्वर्जन से ही बना हुआ है, तो यही कन्वर्जन जो है इस माउंटेन के यहाँ पे ये हो रहा है। बट यहाँ पे इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट में ये जो कंटिनेंटल कोलिजन जो है वो हो रहा है, और इसका यदि रेट की हम बात करते हैं तो वो 40 to 50 मिलीमीटर पर ईयर के हिसाब से दिखाई दिया है। नॉर्थवर्ड यदि बात करें तो अंडर द थ्रस्टिंग ऑफ इंडियन बेनिथ यूरेशिया generates numerous earthquakes and consequently make this area one of the most seismically hazardous region on the earth. See, यही हमें आज की हमारी न्यूज़ है, एंड बेस्ड ऑन इस न्यूज़ के हम आज का टॉपिक हमारा क्लियर करेंगे। और टॉपिक है हमारा कि ये जो अर्थक्वेक या ये जो ट्रिमर्स हम देख रहे हैं ये क्यों मोस्टली जनरेट हो रहे हैं। अब हमारे टॉपिक पे हम चलते हैं। द टॉपिक है हमारा अर्थक्वेक। सी, यदि हम अर्थक्वेक की बात करें या इन शॉर्ट अर्थक्वेक क्या है यदि इसकी हम बात करें तो इट्स इन अ वेरी सिंपल वर्ड, शेकिंग और द ट्रिमलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। जब भी अर्थ पे शेकिंग होगा या ट्रिमलिंग, इस तरीके की चीज़ें जब हमें पता चलती है या जब हमें ये फील होती है, एंड उसी फिनोमिना को हम अर्थक्वेक कहते हैं। एंड मोस्टली ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द सेस्मिक वेव। अर्थक्वेक वेव्स दैट आर जनरेटेड ड्यू टू सडन मूवमेंट। अचानक एक सडन मूवमेंट होता है, सडन बिकॉज, और ये सडन मूवमेंट क्यों हो रही है, क्योंकि सी यहाँ पे यदि हमें डायग्राम देखेंगे, सी ये डायग्राम के बारे में हाइपोसेंटर एपिसेंटर में थोड़ी देर में बताऊंगी, पर यहाँ पे जस्ट मैं बताने की ये कोशिश कर रही हूँ कि ये वाला जो है ये फोकस पॉइंट है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सडनली यदि हम बात करें तो एनर्जी जो है यहाँ से रिलीज हो रही है, और ये एनर्जी की तरह जो ट्रिमलिंग जो है ये दोनों चीज़ें फील हो रही है, एंड दिस इज समथिंग कॉल्ड द अर्थक्वेक। यहाँ पे डेफिनेशन में भी मैंने कहा है कि अर्थक्वेक इज द शेकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। एंड बेसिकली यदि हम देखें तो ये कम्प्लीटली नेचुरल फिनोमिना है। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि ये नेचुरली है, मैन मेड भी हम इस तरीके की शेकिंग या ट्रिमलिंग फेस करते हैं। ओके, बट बेसिकली यदि हम अर्थक्वेक की बात करें तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है जो अकार होता है, दैट अकार व्हेन देयर इज अ सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द क्रस्ट, इन द अर्थ क्रस्ट, and that resulting in the shaking and trembling of the ground. I already told you about this. और इसमें यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैंने सिंपल वर्ड में यहाँ पे ये कहने की कोशिश की हूँ कि वाई दैट एनर्जी जनरेटेड या अर्थक्वेक वेव्स दैट आर जनरेटेड ड्यू टू द सडन मूवमेंट इन द अर्थ क्रस्ट या अपर मैंटल पे जो एक सडनली मूवमेंट हमें फील होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक वेव्स। और अर्थक्वेक वेव्स को ही हम सेस्मिक वेव्स भी कहते हैं। ओके, अभी यहाँ पे वर्ड है यूज सडन मूवमेंट, तो सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द अर्थ क्रस्ट। ओके, क्यों यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि सडनली एनर्जी जो है यहाँ से रिलीज हो रही है। ओके, देन द इन एंड सेकेंड वर्ड आई यूज दिस मूवमेंट, दिस सडन मूवमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट की यदि हम बात करें तो ये शैलो फोकस अर्थक्वेक होता है जहाँ पे हम ये चीज़ें फेस करते हैं। यदि हम अपर मैंटल की भी बात करें तो यहाँ पे भी शैलो फोकस एंड ऑल इंटरमीडिएट एरियाज होता है डीप फोकस अर्थक्वेक से। सो कुल मिला के इस तरीके से ये जो भी वेव्स, ओके, एपिसेंटर या ये जो हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, पर इन शॉर्ट यदि मैं बात करूँ कि अर्थक्वेक क्या है तो ये बहुत ही सिंपल वर्ड में इट मीन द शेकिंग एंड ट्रिम्बलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। ओके,
सो नाउ हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहे हैं, दैट इज द फोकस एंड द एपिसेंटर। यदि इस डायग्राम के तौर पे आप डायग्राम की तरफ आप गौर करें तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को जहां मैंने हाइपोसेंटर एक वर्ड यूज किया है, मीन्स ए पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज। Okay, the energy is released from this point and this point is called the hypocenter, or in another word we say this point is a focus. Okay, and this point, the point which is on the surface, okay, surface directly above the force. See, this is the point which is we call the hypocenter or the focus, and the point which is directly on the surface above this focus point, that point is called the epicenter. And a line connecting all points, a line connecting all points on the surface where the intensity is same is called the isoseismic line. यहाँ से what I use word, यहाँ से जो एक लाइन कनेक्ट हो रही है, these lines, और ये all points को कनेक्ट कर रहा है, and these all points on the surface where the intensity is the same. पर इस पूरे ग्राउंड, इस एरिया में जो इंटेंसिटी की बात हम कर रहे हैं वो सेम है, और इसी इंटेंसिटी लाइन को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, आइसोसेसिमिक लाइन। ओके, तो बेसिक पॉइंट आपका क्लियर हो गया है कि फोकस या हाइपोसेंटर क्या होता है, एपिसेंटर क्या है। यहाँ पे हम ये दो कंटिनेंट देख रहे हैं, ये वाला, ये इसके बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक फॉल्ट दिख रहा है, और यहीं से क्या हम देख रहे हैं, सडन रिलीज ऑफ एनर्जी, और इसी वजह से एक पार्ट में हमें क्या दिख रहा है, शेकिंग एंड द ट्रिंगलिंग मूवमेंट यहाँ पे हमें फील हो रही है। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो कॉजेस ऑफ द अर्थक्वेक, कि ऐसे क्या कॉजेस है जिस वजह से हम फेस करते हैं या फील करते हैं अर्थक्वेक। पहला जो कॉज है वो है फॉल्ट जोन। यहाँ पे बेसिकली मैंने 4 कॉजेस लिए हैं, फॉल्ट जोन, प्लेट टेक्टोनिक, वोल्केनिक एक्टिविटी, ह्यूमन इंड्यूस अर्थक्वेक। तो इसमें से जो पहला जोन मैंने यहाँ पे लिया है वो है फॉल्ट जोन। सी, इमीडिएट कॉज ऑफ मोस्ट शैलो अर्थक्वेक इज सडन रिलीज ऑफ स्ट्रेस अलोंग द फॉल्ट रप्चर इन द अर्थ क्रस्ट। क्या कह रही हूँ यहाँ पे, फॉल्ट क्यों हो रहा है। सी, यहाँ पे ये यदि आप देख रहे हो, ये 2 कंटिनेंट है, यहाँ पे भी ये 2 कंटिनेंट है, और ये वाला भी, मीन्स यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ओके, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे डाउनवर्ड ब्लॉक मीन्स आ रहा है, यहाँ पे हम ये एक दूसरे की तरफ, ये इस साइड से इस साइड में स्ट्रेस रिलीज कर रहा है, और ये वाला जो है रॉक इस साइड में ये ब्लॉक स्ट्रेस कर रहा है। इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहे हैं, कंप्रेस हो रहे हैं, और यहाँ पे एक्सटेंशन हो रहा है। ये ब्लॉक मीन्स ये दोनों क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस फॉल्ट से क्या हो रहा है, सडनली एंड इमीडिएटली एक रिलीज ऑफ स्ट्रेस, मीन्स जो भी इनके बीच में स्ट्रेस है या जो एनर्जी है वो सडनली रिलीज होती है। वाई, बिकॉज ऑफ द फॉल्ट और द क्रैक विच कम इन द अर्थ क्रस्ट, और इसी को हम क्या कहते हैं, फॉल्ट जोन। क्योंकि यहाँ पे इन शॉर्ट हमें क्या समझ में आया कि फॉल्ट हुआ है, लाइक इधर यदि ये दोनों एक्सटेंड हो रहे हैं, एक दूसरे से अवे जा रहे हैं, या एक दूसरे के ऊपर कंप्रेस हो रहे हैं। सी, बात कर रहे हैं, इसमें से जो पहला जोन मैंने यहाँ पे लिया है वो है फॉल्ट जोन। सी, इमीडिएट कॉज ऑफ मोस्ट शैलो अर्थक्वेक इज सडन रिलीज ऑफ स्ट्रेस अलोंग द फॉल्ट रप्चर। स्लिप भी हो रहा है, यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो व्हाट आई सेड, सडनली स्लिपिंग ऑफ द रॉक फॉर्मेशन अलोंग द फॉल्ट रप्चर in the earth crust, happening due to the constant change in the volume and density of the rock and due to intense temperature and pressure in the earth's interior. So इन compress हो रहे हैं. See, जो हम अभी नेपाल में जो बात करते हैं वहाँ पे जो यूरेशिया और इंडियन प्लेट की बात की मैंने, तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कंप्रेस्ड हो रहे हैं एंड इस वजह से भी जो अचानक एनर्जी या जो इमीडिएट एनर्जी यहाँ से रिलीज़ हुई, उस वजह से जो ट्रिमर्स हमने फील किया उसी को हमने अर्थक्वेक कहा और इस कॉज को हमने रखा है किसमें, फॉल्ट जोन में. अब सडन स्लिपिंग ऑफ द रॉक फॉर्मेशन अलोंग द फॉल्ट, यहाँ पे स्लिप भी हो रहा है. यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो व्हाट आई सेड, सडनली स्लिपिंग ऑफ द रॉक फॉर्मेशन अलोंग द फॉल्ट रप्चर इन द अर्थ क्रस्ट हैपनिंग ड्यू टू द कांस्टेंट चेंज इन द साइड में ये ब्लॉक स्ट्रेस कर रहा है, इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहे हैं, कंप्रेस हो रहे हैं और यहाँ पे एक्सटेंशन हो रहा है. ये ब्लॉक मीन्स ये दोनों क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो इस फॉल्ट से क्या हो रहा है, सडनली एंड इमीडिएटली एक रिलीज ऑफ स्ट्रेस, मीन्स जो भी इनके बीच में स्ट्रेस है या जो एनर्जी है वो सडनली रिलीज होती है. वाई, बिकॉज ऑफ द फॉल्ट और द क्रैक विच कम इन द अर्थ क्रस्ट, और इसी को हम क्या कहते हैं, फॉल्ट जोन. क्योंकि यहाँ पे इन शॉर्ट हमें क्या समझ में आया कि फॉल्ट हुआ है. लाइक इधर यदि ये दोनों एक्सटेंड हो रहे हैं, एक दूसरे से अवे जा रहे हैं या एक दूसरे के ऊपर कंप्रेस हो रहे हैं. सी, जो हम अभी नेपाल में जो बात करते हैं वहाँ पे जो यूरेशिया और इंडियन प्लेट की बात की मैंने, तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कंप्रेस्ड हो रहे हैं एंड इस वजह से भी जो अचानक एनर्जी या जो इमीडिएट एनर्जी यहाँ से रिलीज़ हुई,
उस वजह से जो ट्रिमर्स हमने फील किया उसी को हमने अर्थक्वेक कहा, और इस कॉज को हमने रखा है किसमें, फॉल्ट जोन में। अब सडन स्लिपिंग ऑफ द रॉक फॉर्मेशन अलोंग द फॉल्ट, यहाँ पे स्लिप भी हो रहा है। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो व्हाट आई सेड, सडनली स्लिपिंग ऑफ द रॉक फॉर्मेशन अलोंग द फॉल्ट रप्चर इन द अर्थ क्रस्ट हैपनिंग ड्यू टू द कॉन्स्टेंट में। अब सडन स्लिपिंग ऑफ द रॉक फॉर्मेशन अलोंग द फॉल्ट, इसमें फॉल्ट जोन में। अब सडन स्लिपिंग ऑफ द रॉक फॉर्मेशन अलोंग द फॉल्ट, यहाँ पे स्लिप भी हो रहा है। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो व्हाट आई सेड, सडनली स्लिपिंग ऑफ द रॉक फॉर्मेशन अलोंग द फॉल्ट रप्चर इन द अर्थ क्रस्ट happening due to the constant change in the volume and density of the rock and due to intense temperature and pressure in the earth's interior. So in short यदि हम बात करें what is fault zone, तो fault zone means in short यदि हम बात करें तो एनर्जी सडनली रिलीज हो रही है, इधर जो ब्लॉक है वो एक दूसरे से अपार्ट हो रहे हैं या एक दूसरे की तरफ रिवर्स हो रहे हैं, या कह सकते हैं एक दूसरे से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। सो लॉन्गर द लेंथ वाइडर द विड्थ ऑफ द फॉल्टेड एरिया, जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतने हिसाब से ही फॉल्ट एरिया होगा, एंड उसी के तौर पे हम इस फॉल्ट जोन में जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड है वो डिसाइड करेंगे। लॉन्गेस्ट अर्थक्वेक आज तक जो हमने देखा है उन्होंने क्या मीन्स, यदि उसकी बात करें तो द रप्चर्स अलोंग द थर्स्ट फॉल्ट। मोस्टली ये कहाँ पे हुआ है, कन्वर्जन बाउंड्री के अंदर। मोस्टली हमने जो ये लॉन्गेस्ट अर्थक्वेक देखे या जो रप्चर्स देखे यहाँ पे देखे, जो जस्टली जो बाउंड्रीज एक दूसरे की तरफ क्या हो रही है, कन्वर्ज्ड हो रही है। ओके और इनका जो अर्थक्वेक की यदि ये रप्चर की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 1000 किलोमीटर के आसपास यहाँ पे हम मतलब कह सकते हैं कि रप्चर्स देखे जा सकते हैं। एंड द फॉल्ट रप्चर अलोंग द नॉर्मल फॉल्ट मीन्स लाइक दिस इज व्हाट द डाइवर्जेंट बाउंड्री, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं, मीन्स एक्सटेंड हो रहे हैं। तो ऐसे में जो फॉल्ट यहाँ पे फॉर्म होगा वो बहुत छोटा होगा, तो यहाँ पे जो अर्थक्वेक का जो ट्रिमर है वो क्या होगा एज कम्पेयर टू, यदि हम इसकी बात कन्वर्जन की बात करें तो यहाँ पे क्या दिखेगा, हमें शॉर्ट दिखेगा। ओके नेक्स्ट यदि हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक पे जाए तो वो है हमारा प्लेट टेक्टोनिक। नेक्स्ट यदि हम बात कर रहे हैं तो वो हम बात करें प्लेट टेक्टोनिक। See, what is plate tectonic? Slipping of land along the faulting along convergent, divergent and transform boundaries causes the earthquake. See, सेम चीज़ है, सेम इसी का मैंने एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पे मैंने क्या कहा, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर कन्वर्ज हो रहे हैं, यहाँ पे डाइवर्ज हो रहे हैं, या यहाँ पे फॉल्टी लाइन्स क्या के रूप में फॉर्म कर रहे हैं। बट यहाँ पे जब ये प्रोसेस हो रहा है उस समय जो लैंड है वो लैंड एक दूसरे से क्या हो रही है, स्लिप हो रही है, मे बी बिकॉज ऑफ कन्वर्जन, डाइवर्जन एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, और इस वजह से जो अर्थक्वेक हम यहाँ पे देख रहे हैं उसी को हम क्या करें, प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक इन शॉर्ट यदि हम बात करें जो प्लेट्स है इनके बीच में जो स्लिपिंग ऑफ लैंड या ये जो प्लेट्स एक दूसरे से जो स्लिप हो रही है और इसी वजह से जो अर्थक्वेक हमें दिखता है उसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, प्लेट टेक्टोनिक। सो रिवर्स फॉल्ट की यदि हम बात करें मीन्स द रिवर्स फॉल्ट लाइक दिस कन्वर्जन एक दूसरे की तरफ आर एसोसिएट विथ मोस्ट पावरफुल अर्थक्वेक। और अभी जो हम अगेन मैं बात करूँगी नेपाल में भी मैंने क्या कहा, सेम प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट की ही मैंने बात की। प्लेट टेक्टोनिक वाई, क्योंकि वहाँ पे बाउंड्री जो है वो क्या हो रही है, एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज्ड हो रही है। ओके तो ये बाउंड्री दे आर एसोसिएट मोस्ट पावरफुल अर्थक्वेक। इंक्लूड यदि हम बात करें तो ऑलमोस्ट ऑल 1000 दोज ऑफ मैग्नीट्यूड आर 8 और मोर। और इनका जो मोस्टली जो मैग्नीट्यूड है प्लेट टेक्टोनिक की वजह से या स्लिपिंग ऑफ लैंड की वजह से जो भी अर्थक्वेक आता है उनका जो मैग्नीट्यूड है मोस्टली हम देखते हैं 8 या उससे ज़्यादा। इसके अलावा यदि हम इंडियन ओशन अर्थक्वेक आया था 2004 में, वो भी प्लेट टेक्टोनिक में ही हम रख सकते हैं, जहाँ पे वन टेक्टोनिक प्लेट इज फोर्स अंडरनीथ ऑफ अनदर। सी यहाँ पे इस तरीके का एग्जांपल मैं बात कर रही हूँ कि एक प्लेट जो है अंडरनीथ जा रही है दूसरे प्लेट के। ओके यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरीके का यदि जो भी अर्थक्वेक एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं बात करूँ तो इंडियन ओशन अर्थक्वेक आया था 2004 में, वो भी प्लेट टेक्टोनिक का ही यहाँ पे हम एग्जाम्पल रख सकते हैं। Apart from that, San Andreas fault is transform fault where the Pacific plate and the North American plate move horizontally. You getting my point? यहाँ पे मैंने ये point नहीं रखा। I think यहाँ पे शायद हम इस डायग्राम को या यहाँ पे इस पे हम बात कर सकते हैं। ओके तो ये तो हमारा है इस एरिया में। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो सैन एंड्रियास फॉल्ट जो है ये क्यों फॉर्म हुआ, जहाँ पे पैसिफिक प्लेट, जहाँ पे दिस इज वॉट एवर पैसिफिक, ओके दैट इज द पैसिफिक प्लेट एंड द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ओके नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड द पैसिफिक प्लेट जो है what I said move horizontally relative to each other and that causing the earthquake along the fault line.
अर्थक्वेक एसोसिएट विद द नॉर्मल फॉल्ट्स ऑल्सो, दे आर जनरली लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ 7। मोस्टली इस एरिया में यदि हम बात करते तो हम उसी अर्थक्वेक की बात करते कि यहाँ का जो मैग्नीट्यूड है अर्थक्वेक का वो 7 तक ही होता है। ओके, द नेक्स्ट कॉज है हमारा वोल्केनिक एक्टिविटी। वोल्केनिक एक्टिविटी ऑल्सो कैन कॉज एन अर्थक्वेक, ये हमें पता है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि अचानक वोल्केनो इरप्ट होता है, इस वजह से भी हमें यहाँ पे क्या दिखता है, लेस एंड सीवियर फॉर्म में मूवमेंट्स हमें फील होता है। सो वोल्केनिक एक्टिविटी ऑल्सो कैन कॉज द अर्थक्वेक, बट द अर्थक्वेक्स ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन आर जनरली लेस सीवियर एंड मोर लिमिटेड इन द एक्सटेंट देन दोज कॉज बाय फ्रैक्चरिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट। बस ये चीज़ ध्यान रखना कि नो डाउट वोल्केनिक एक्टिविटी से भी अर्थक्वेक हमें फील होते हैं, मतलब होते हैं, बट यदि उनका एक्सटेंट की हम बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होता है यदि हम कंपेयर करें फ्रैक्चरिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट से। Earthquakes in the volcanic region are caused by the consequent release of the elastic strain energy both by the tectonic fault and the movement of the magma in the volcano. See, इसी तरीके से दिस इज़ व्हाट आई गिव द अर्थ, मतलब ये अर्थ का डायग्राम है, यहाँ पे नहीं मैं बता पाऊँगी, आपको जस्ट इमेजिन करना पड़ेगा अबाउट द वोल्केनिक एक्टिविटी। यहाँ पे मैंने बस सिंपल वर्ड में मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जहाँ पे भी वोल्केनिक रीजन्स हैं, मोस्टली अर्थक्वेक तो वहीं पे हम फेस करते हैं या फील करते हैं। तो वोल्केनिक रीजन में क्या होता है कि रिलीज ऑफ इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी बोथ बाय द इधर बाय द टेक्टोनिक फॉल्ट या मूवमेंट ऑफ द मैग्मा, जो भी होता है मैग्मा इन वोल्केनोज के अंदर जो भी मूवमेंट हो रहा है मैग्मा का, उसकी वजह से यहाँ पे हम अर्थक्वेक फेस करते हैं। अर्थक्वेक कैन सीवियर एज एन अर्ली वार्निंग ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। जैसे यदि हम देखें 1980 में हुआ था ना माउंट सेंट हेलेंस का, ये भी इसका एक हम एग्जाम्पल देते हैं, वो सीवियर था वैसे, बट मोस्टली यदि इन जनरलाइज व्यू में हम देखें तो वोल्केनिक एक्टिविटी जो मतलब इसकी वजह से जो अर्थक्वेक आता है वो उनकी सिवियरिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। ओके, द लास्ट वन यदि कॉज की हम बात करते तो वो है ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक यदि हम बात करें तो ये टिपिकली माइनर अर्थक्वेक है and tremors that are caused by the human activity like mining, large scale petroleum extraction, artificial lake, nuclear test। यदि आप लोगों को पता होगा दो स्टूडेंट हु लिव इन दिल्ली, तो यहाँ पे जब भी मेट्रो का, सी आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ दिल्ली में ही मेट्रो है, और ऑफकोर्स हमारे ऑलमोस्ट ऑल मेट्रो सिटीज़ में हमें मेट्रो मिल जाती है, बट मैं यहाँ पे बस एग्जांपल दे रही हूँ एज ए एग्जांपल कि जब मेट्रो अंडरग्राउंड मेट्रो का काम शुरू होता है तो वहाँ पे भी वो कुछ मतलब माइंस करते हैं ताकि वहाँ पे एक रूट बना सके उस मेट्रो के लिए। तो उस बनाने के लिए भी वो आर्टिफिशियली मतलब आर्टिफिशियल वहाँ पे वो माइन बना रहे हैं, तो एक्सप्लोजन एंड ऑल करते हैं, तो इस वजह से भी उस सराउंडिंग एरिया में हमें अर्थक्वेक फील होता है। पर वो जो अर्थक्वेक की मैं बात कर रही हूँ वो बहुत ज़्यादा माइनर होता है। लाइक यदि उसके हम ट्रिमर्स की भी बात करें तो वो इतनी ज़्यादा आई गेस इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होती है, वो बहुत ही ज़्यादा माइनर में होती है। ओके, सो ये हमने यहाँ पे क्या देखे, कॉजेस ऑफ द अर्थक्वेक। अब बेसिकली हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं जहाँ पे हम बात करेंगे अर्थक्वेक वेव्स एंड द सेस्मिक वेव्स। ओके, सो बेसिकली इफ़ आई स्टार्ट व्हाट इज़ अर्थक्वेक वेव्स और इनिशियली मैंने कहा था अर्थक्वेक वेव्स को ही हम सेस्मिक वेव कहते हैं। तो अर्थक्वेक विच ओरिजिनेट्स इन द लिथोस्फीयर प्रोपैगेट डिफरेंट सेस्मिक वेव और द अर्थक्वेक वेव। इस पेज पे यदि आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने यहीं पे कहा कि अर्थक्वेक जो है जो यहाँ पे यहाँ से जो अभी आ रहा है, जो अर्थक्वेक यहाँ से जो ओरिजिन हो रहा है, जो ओरिजिनेट हो रहा है, तो ये प्रोपैगेट होगा डिफरेंट सेस्मिक वेव के थ्रू। यहाँ पे एक सेस्मिक वेव्स फॉर्म होंगे और इस तरीके से ये क्या जाएगा हमारे लिथोस्फीयर तक आएगा। यू गेटिंग माई पॉइंट। और इसी वेव्स को हम अर्थक्वेक वेव्स और इसी को हम सेस्मिक वेव्स कहते हैं। अर्थक्वेक वेव्स बेसिकली टू टाइप्स है, वन इज़ द बॉडी वेव्स एंड सेकंड वन इज़ द सरफेस वेव्स। ये यहाँ पे भी मैंने कहा दिखाया है इस डायग्राम में कि एक टाइप आता है बॉडी वेव्स और दूसरा यदि हम बात करते हैं तो सरफेस वेव। इन बॉडी वेव्स में हम बात करेंगे एक लॉन्गिट्यूडनल वेव और कॉल्ड द प्राइमरी वेव्स, ट्रांसवर्स एंड द सेकेंडरी वेव, रेलिंग वेव एंड द लव वेव, ये दोनों जो है सरफेस वेव में। तो वन बाय वन सबसे पहले हम बात करते हैं कि बॉडी वेव्स क्या है। बॉडी वेव्स यदि बात करें तो दे आर जनरेटेड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस एंड मूव इन ऑल डिरेक्शन ट्रैवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ एंड हेंस द नेम बॉडी वेव्स। इन वेरी शॉर्ट दे सेड कि जो भी वेव जनरेट हो रही है, वाई बिकॉज सी सिंपली व्हाट आई सेड, कहाँ पे जनरेट हो रही है वेव्स, जहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, और एनर्जी कहाँ पे रिलीज होती है, फोकस पे।
एक फोकस जो मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था, तो उस फोकस से जब एनर्जी रिलीज होती है तो वहाँ से कुछ वेव्स जनरेट होती है, और वो जो वेव्स है दैट वेव्स मूव इन ऑल डायरेक्शन एंड ट्रैवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ। और वो कैसे ट्रैवल हो रही है? बॉडी ऑफ द अर्थ, एंड ड्यू टू विच वी कॉल दिस वेव्स एज अ बॉडी वेव्स. They travel only through the interior of the earth. See, this is very important word, statement about the body waves. What I said, they travel only through the interior of the earth. Body waves are faster than surface waves, and hence they are first to be detected on the seismograph. See, here I am talking about, I am differentiate between the body waves and the surface wave. तो basically मैंने क्या कहा body waves का, कि these waves are faster. If we compare body waves with the surface wave, then the body waves are comparatively surface wave are much faster, and hence they are the first to detect on the seismograph. There are two types of body waves. One is the primary waves called the longitudinal wave, and second one is the transverse or the S wave. So here we see about so here we talk first about the primary waves. See, basically if you understand, primary means the first. So primary waves are the fastest body waves and are first to reach during the earthquake. जहाँ से भी अभी ट्रिमर से एनर्जी रिलीज हो रही है, उस फोकस पॉइंट से जैसे वो अर्थ की तरफ मीन्स ऊपर आएंगे तो वो पहली वेव्स होती है, एंड दैट वेव्स आर कॉल्ड द प्राइमरी वेव्स. और ये एक्सट्रीम फास्ट होती है, मीन्स फास्टेस्ट बॉडी वेव्स हैं, ट्वाइस द स्पीड ऑफ सेकेंडरी वेव. दिस स्टेटमेंट इज रियली इंपॉर्टेंट कि प्राइमरी वेव्स आर द फास्टेस्ट वेव. इफ वी कंपेयर विद द सेकेंडरी वेव, देन दे हैव स्पीड ट्वाइस. Okay, and these waves are the first to reach during an earthquake. That's why we call it is the primary wave. They are similar to the sound waves, that is they are longitudinal waves. Okay, and in which particle movement in the same is in the same direction of the wave propagation. See, they are similar to the sound waves, that is they are longitudinal waves. Okay, and in which particle movement in the same is in the same direction of the wave propagation. See again, so secondary wave, so wave propagation. They travel through solid, liquid and the gaseous material. See here, primary wave की यदि हम बात करते हैं तो these waves, these are the waves which travel in three mediums: solid, liquid and the gaseous medium. They create density differences in the earth material, leading to stretching and the squeezing. So this is what the primary waves. Now we talk about the secondary waves. They arrive at the surface with the some time lag after the primary waves. First waves which reach on the surface of the earth, that is the primary waves, okay, and then reach the second wave, that is the secondary wave. They are slower than primary waves. I already told you the primary have double speed compared to secondary wave. So in short we can say that, and can pass only through the solid material. See, when we talk about primary wave, what these waves are travel in solid, liquid and gaseous medium, but when we talk about the secondary wave, it can pass only through the solid material. This property of the secondary wave led to seismologists to conclude that the earth's outer core is in liquid state, and because of this wave, what the scientists conclude, the outer core is in the liquid state. Okay, because the entire zone beyond 105 degree from the epicenter does not receive the secondary wave. Okay, so they are transverse wave in which direction of the particle movement and wave propagation are perpendicular to each other. Okay, next हम wave की बात कर रहे हैं, that is the surface waves. When the body wave interact with the surface rock, a new set of waves is generated called the surface wave. जब हमने बॉडी वेव की बात की तो बॉडी वेव में मैंने क्या कहा था, दे आर जनरेटेड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस एंड मूव इन ऑल डायरेक्शन ट्रैवलिंग थ्रू द बॉडी, सो वी कॉल दैट इज द बॉडी वेव्स. ओके, so here if we talk about the surface wave, which mean when the body waves interact with the surface rock, when they start to interact with the surface rock, a new set of waves are generated, and that waves are called the surface waves. Okay, these waves move along the earth surface, and these are the mostly see surface word use किया, मतलब क्या है in a very short कि ये जो waves है they are move along the earth surface. Surface waves are also transverse wave in which a particle movement is perpendicular to the wave propagation. Okay, but the surface wave यदि हम बात करें तो ये most damaging wave है, that is the surface waves.
ओके, सो इसमें अब हम बात करते हैं फर्स्ट वेव, दैट इज़ द रेलिंग वेव, रेली वेव। दीज वेव्स फॉलो एन इलिप्टिकल मोशन। ये जो वेव है ये इलिप्टिकल मोशन को फॉलो करती है। रोल्स अलोंग द ग्राउंड एंड जस्ट लाइक द वेव रोल्स अक्रॉस द लेक, ओके, और एन ओशियन। उसी तरह व्हाट आई सेड हियर कि रोल्स करती हुई चलती है ग्राउंड पे, जैसे वेव जो है रोल होती है अक्रॉस द लेक में। बिकॉज ऑफ इट्स रोलिंग इट मूव द ग्राउंड अप एंड डाउन एंड साइड टू साइड इन द सेम डिरेक्शन दैट द वेव इज मूविंग। और ये जो रेलिंग वेव्स की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो मोस्ट शेकिंग फेल्ट फ्रॉम द अर्थक्वेक इज ड्यू टू द रेलिंग वेव। जो भी हम एक्सट्रीम शेकिंग फेल्ट करते हैं ये बिकॉज ऑफ दिस रेली वेव, ओके, एंड विच कैन बी मच लार्जर दैन द अदर वेव्स। रेली वेव की बात करें, एंड द लास्ट वेव हम यहाँ पे बात करेंगे दैट इज़ द लव वेव। ये काइंड ऑफ सरफेस वेव ही है, ओके, वेव, बिकॉज हॉरिजेंटल शिफ्टिंग ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, उसी को हम लव वेव यहाँ पे कह रहे हैं। मच स्लोअर दैन बॉडी वेव। इफ़ वी कंपेयर दिस वेव विद द बॉडी वेव तो ये बहुत ही ज़्यादा स्लो है, बट फास्टर दैन द रेलिंग वेव। बट रेलिंग से यदि बात करें तो इससे क्या है, फास्ट है। दे एग्जिट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सेमी इनफाइनाइट मीडियम ओवरलेन बाय द अपर फाइनाइट थिकनेस। यहाँ पे यदि लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर की आपको बात याद आ रही है तो ट्रांसफर सॉलिड में दिखेगी, लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये सॉलिड लिक्विड गैसेस में दिखेगी। पर लव वेव की यदि हम बात करते हैं तो ये मच स्लोअर हो जाती है, सॉरी, this wave exit only in the presence of semi-infinite medium overlain by the upper finite thickness. Confined to the surface of the crust, love wave produce entirely horizontal motion. तो ये हमने यहाँ पे बात किया earthquake waves and the seismic waves के बारे में। अब हम यहाँ पे बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द earthquake कि हमारा जो इसकी बात कर रहे हैं हम व्हाट आई सेड earthquake की, तो इसका हमने डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया है, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थक्वेक, द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट अर्थक्वेक बेल्ट की यदि हम यहाँ पे बात करते हैं, या आप यहाँ पे देख भी सकते हो या देख भी पा रहे हो, तो ये ग्रेटेस्ट बेल्ट जो आ रहा है ये वाला आ रहा है सर्कम पैसिफिक बेल्ट, ओके। दिस सर्कम पैसिफिक बेल्ट को ही हमने यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया कि वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट अर्थक्वेक बेल्ट है। यू गेटिंग माई पॉइंट। सेकेंड, यदि मैं इसे में बात करूँ, सी सर्कम पैसिफिक बेल्ट, ये वाला आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ये हमारा कंट्री है, यहाँ सॉरी जापान है, यहाँ से ये इस तरीके से मीन्स ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और ये हमारा इस साइड में एशिया जा रहा है, और ये ऑस्ट्रेलिया। इसके बीच में ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है इसी को हम सर्कम पैसिफिक सेस्मिक बेल्ट कहते हैं। और इस बेल्ट की यदि हम बात करें तो इट इज़ फाउंड अलोंग द रिम ऑफ द पैसिफिक ओशन, ओके। इसी को हम ऑफकोर्स वी नो दैट दिस इज़ द पैसिफिक ओशन, और यहाँ पे 81% ऑफ आवर प्लानट लार्जेस्ट अर्थक्वेक जो है वो यहीं पे अकार होते हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट। और इसी वजह से इस एरिया को हम रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। समझ गए मेरी बात। व्हाट आई सेड, 81% ऑफ आवर प्लानट लार्जेस्ट अर्थक्वेक अकार होते कहाँ पे, सर्कम पैसिफिक बेल्ट में, एंड इट हैज़ अर्न, एंड बिकॉज ऑफ दिस इट हैज़ अर्न द नेम रिंग ऑफ फायर। जो बेल्ट एग्जिस्ट हो रहे हैं यहाँ पे अलोंग द बाउंड्रीज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्लेट इज मोस्टली ओशियनिक क्रस्ट आर सिंक। अर्थक्वेक इन दिस सबडक्शन जोन आर कॉज बाय द स्लिप बिटवीन द प्लेट्स एंड रप्चर विद इन द प्लेट्स, और यही रीज़न है। बट यहाँ पे ध्यान रखना कि इसी को हम क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर। और 81% ऑफ जो हमारे प्लानट के अर्थक्वेक्स होते हैं और लार्जेस्ट अर्थक्वेक है वो इसी बेल्ट में मोस्टली अकर होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिड कंटिनेंटल बेल्ट, ओके। मिड कंटिनेंटल की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो अल्पाइन हिमालय, ओके, इससे यहाँ पे मिड कंटिनेंटल बेल्ट, और यहाँ पे बात कर रही हूँ अल्पाइन हिमालयन बेल्ट और द मिड कंटिनेंटल बेल्ट। अल्पाइन हिमालयन बेल्ट ये एक्सटेंड हो रहा है यूरोप टू सुमात्रा थ्रू द हिमालयास, ओके। यूरोप टू सुमात्रा थ्रू द हिमालयास है यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा। ये है हमारा अल्पाइन हिमालयन बेल्ट, एंड थ्रू द हिमालय, मेडिटेरियन एंड आउट ऑफ द अटलांटिक। यहाँ पे हम इस तरीके से ये वाला सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये जो बेल्ट है अकाउंट करता है मोर देन फॉर अबाउट 17% ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट अर्थक्वेक इंक्लूडिंग सम ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। तो हमने यहाँ पे हाल ही में भी देखा था, अभी जैसे अभी तो हमने नेपाल में देखा है कुछ दिन पहले। यहाँ पे ध्यान रखना कि 17% ऑफ द अर्थक्वेक जो है विच इज़ द मोस्ट लार्जेस्ट अर्थक्वेक ऑफ द वर्ल्ड वो यहाँ पे हमें दिखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिड अटलांटिक रीच की। सी ये अटलांटिक ओशन है हमारा, और यहाँ पे ये मिड अटलांटिक रीच आई है,
यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये थर्ड प्रोमिनेंट बेल्ट है जो फॉलो द सबमर्ज ऑफ अटलांटिक रीच। रीच मार्क्स वेयर टू टेक्टोनिक प्लेट्स आर स्प्रेडिंग अपार्ट। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो प्लेट्स है एक दूसरे से क्या हो रही है, अपार्ट हो रही है। मीन्स यहाँ पे डाइवर्जेंट ज़्यादा होने को हमें दिख रहा है, डाइवर्जेंट होते हुए दिख रहा है। मोस्ट ऑफ दिस मिड अटलांटिक रीच इज डीप अंडर वाटर एंड फार फ्रॉम द ह्यूमन डेवलपमेंट। यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थक्वेक, पर मोस्टली जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ पे, रिंग ऑफ फायर और इधर से सर्कम पैसिफिक बेल्ट। यहाँ पे यदि मिड अटलांटिक की बात करें तो ये क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट हो रहे हैं। और बाकी यहाँ पे अल्पाइन हिमालयन, यहाँ पे 17% जो है वर्ल्ड के लार्जेस्ट जो अर्थक्वेक है वो यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे इंडिया की। तो सेस्मिक जोन, मैप ऑफ इंडिया। इंडिया इज़ द वन ऑफ द हाईली अर्थक्वेक अफेक्टेड कंट्री, दैट वी ऑल नो दैट। हाईली अफेक्ट होता है मोस्टली इन द इंडिया, पर यदि ये वाला रीजन आप देखो, ये वाला या ये वाला जहाँ पे कच्चा नॉल है, ये जोन 5 में जा रहा है, तो ये वेरी हाई रिस्क में आ रहा है। यू गेटिंग माई पॉइंट। ये सारे जो रीजन है ये हाई रिस्क जोन में आ रहे हैं। और यदि हम बात करें ये यहाँ पे सपोज टू बी इसी एरिया में हम दिल्ली को भी रख रहे हैं, तो ये मॉडरेट रिस्क जोन में है। पर यदि थोड़ा सा हम ऊपर जाए, हरियाणा से लेके इस साइड में यदि थोड़ा सा हम ऊपर नॉर्थ तक जाते हैं तो ये भी हाई रिस्क जोन में है, पर इंटेंसिटी क्या है कंपेयर टू इस जोन 5 से थोड़ी सी कम है। ओके, सो इंडिया इज ऑल्सो द वन ऑफ द हाईली अर्थक्वेक अफेक्टेड कंट्री। वाई? बिकॉज प्रेजेंस ऑफ टेक्निकल एक्टिविटी यंग फोल्ड माउंटेन हिमालय। यहाँ पे मोस्टली क्या है कि टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती रहती है, क्योंकि जो हमारा माउंटेन है वो अभी भी नॉट, वो हमारा नहीं है, बाकी भी कंट्रीज़ का एज इट इज़, पर वहाँ पे हम मोस्टली क्या है एक्टिविटीज़ देखते हैं। इंडिया को हमने 4 जोन में, बेसिक जोन में डिवाइड किया है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द 4 सेस्मिक जोन। ओके, इन 4 जोन में हमने इन्हें क्या किया है, डिवाइड किया है, जैसे 2, 3, 4 एंड 5। Okay, zone 2, zone 3, zone 4 and zone 5 based on the scientific input relating to seismicity, earthquake that occur in the past and tectonic setup of the region. Based on that हमने इंडिया को इन 4 जोन में क्या किया है, डिवाइड करके रखा है। यदि प्रीवियसली बात करें तो इंडियन जोन या अर्थक्वेक जोन जो थे वो डिवाइड थे 5 जोन में। ओके, लाइक बेस्ड ऑन देयर सिविरिटी ऑफ द अर्थक्वेक। बट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से जो ग्रुप हमने बनाया है कंट्री के, तो वी टेक द ओनली 4 सेस्मिक जोन बाय यूनिफाइंग द फर्स्ट 2 जोन। दोनों को हमने यूनिफाई कर दिया। सो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इज़ द ऑफिशियल एजेंसी फॉर पब्लिशिंग द सेस्मिक हजार्ड मैप ऑफ द कोड। तो ये जो मैप हमें किसने ये किया है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने ये मैप्स हमें दिया है। तो हम बेसिकली हमारा पॉइंट स्टार्ट करते हैं जोन 2 से। जोन 2 मीन्स द लो रिस्क जोन, और इफ 6 में आ रहा है और यहाँ पे एक्सट्रीम लो जोन होता है। This is the area with minor damage earthquake corresponding to intensity to 5 to 6 of the Mercalli intensity scale. You getting my point? यदि हम बात करें इन दोनों जोन के कंपेयर में, यहाँ की जो इंटेंसिटी है एक्सट्रीमली कम होती है। यदि हम बात करें जोन 3 की, तो अगेन आई रिपीट हियर, यहाँ पे मॉडरेट रिस्क जोन मैंने ऑलरेडी लिखा है। तो ये क्या है, डैमेज करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी 7th ऑफ मॉडिफाइड मर्केली इंटेंसिटी स्केल के हिसाब से यहाँ पे थोड़ी और ज़्यादा, थोड़ी इससे कंपेयर करें तो ज़्यादा होगी, इधर कंपेयर करें तो थोड़ी कम होगी, डैमेज कम होगा, पर इंटेंसिटी मॉडरेट रहेगी। यदि हम बात करते हैं जोन 4 की, तो यहाँ पे क्या है, हाई रिस्क जोन है, बट हाई रिस्क इन द फॉर्म ऑफ कि डैमेज बहुत ज़्यादा होगा, मेजर डैमेज करस्पॉन्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ द 6th एंड हायर टू द मॉडिफाइड मर्केली इंटेंसिटी स्केल। नाउ यदि हम बात करते हैं किसकी, इस वाले जोन की, दैट इज़ द जोन 5, सेस्मिक जोन 5। ये वेरी हाई रिस्क जोन में यहाँ पे भी मैंने कहा है। तो ये एरिया विच डिटरमाइंड बाय द सेस्मिक ऑफ सर्टन मेजर फॉल्ट सिस्टम एंड इज सेस्मिकली मोस्ट एक्टिव रीजन। सी, ये वाला जो एरिया ना, यहाँ पे एक्सट्रीम एक्टिविटी आपको देखेगी, मोस्टली ये एक्टिव ही रहेगा। इस जोन 5 जो है मोस्ट वनरेबल टू अर्थक्वेक, वेयर द हिस्टोरिकली सम ऑफ द कंट्रीज मोस्ट पावरफुल शॉक्स हैव ऑलरेडी अकर्ड। An earthquake with the magnitude in excess of 7.0 usually occur in this area. यहाँ पे इसी इसमें mostly होगा. Okay, so here we finished our topic, the earthquake. Thank you.